हेलो एवरीवन, प्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक आपने जो लास्ट की वीडियोस डली हैं वो देखी होंगी, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट हमारा फिजिक्स का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जितने इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो क्या है, उसमें रिलेवेंट क्या है, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साउंड। तो साउंड क्या होता है? एक सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साउंड होता क्या है, व्हाट इज साउंड। बताइए जरा, जिसको पता है एक बार बताइए। अब आप कहेंगे कि जो हमें आवाज़ें आती हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा क्या होता है, साउंड होता है। क्या ऐसा ही होता है? हाँ जी, ऐसा ही होता है। तो साउंड क्या है? इसके बारे में अभी मैं लिखने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ। इसमें ये वाला जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और बनते ही हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएंगी। ये 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी आपको बता दी जाएंगी किस किस तरीके से होंगे और आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से अटेंटिव होके पढ़िएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? और ये क्या है साउंड? एक और चीज़ है साउंड के लिए, वो क्या है? साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक टर्म लिखी है मैंने यहाँ पर, क्या? साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मीनिंग क्या होता है? एक होता जो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है ये ऐसी वेव्स हैं जिसको ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। जिसको ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत है। जैसे मैं मान लेती हूँ हीट। हीट क्या है? आपकी विदाउट मीडियम क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, हमें मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साउंड के लिए हमें क्या है, मीडियम की जरूरत है। इसके लिए जो इसकी वेव्स बनती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? दे नीड मीडियम for its for their propagation, for their propagation। प्रोपेगेशन मतलब या हम प्रोपेगेशन लिख दें या फिर हम क्या लिख दें, ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए या फिर प्रोपेगेशन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी हमें, मीडियम की। अब मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम हमारे पास 3 मीडियम है, जो हमने स्टेट पढ़ी थी। कितनी होती है किसी भी मैटर की स्टेट? कितनी होती है? 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर भी हमें तीनों चीजें मतलब है, जो हमारे मीडियम है वो तीनों है। कौन कौन से हैं वो मीडियम? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों क्या है आपके, मीडियम है। इन मीडियम के थ्रू क्या होगा, साउंड ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हैं, मेरा साउंड है वो आप तक पहुंच रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक मीडियम है जो क्या है, उसको कैप्चर करके रख रहा है। आपके फोन में वो रिकॉर्ड हो रहा है, किसके थ्रू? एयर के थ्रू। आसपास हमारे एयर है ना, इसलिए हमारी आवाज़ें क्या होती है, आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि मीडियम यहाँ पर क्या है, गैस की फॉर्म में है, जो कि क्या है, एयर है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, मैक्सिमम किसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या होगा, बताइए जरा। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये तो हमने बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बताइए। आपने देखा है बैल होती है, जो बैल होती है, यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तेज से करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसमें मूवमेंट होती है, इसमें मोशन होता है, वाइब्रेशन होना शुरू होती है ना, वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेशन के साथ ही साउंड प्रोड्यूस होता है।
जैसे कि मान लीजिए आपका फोन है, ठीक है, उस पर कॉल आ रही है, उस पर रिंग बजती है या उस पर गाने बजते हैं, तो उसमें अगर आपने टच किया हो उसे ध्यान से, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, हल्का हल्का वो वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। या फिर आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपसे, मैं कुछ बातें कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, तो जो मेरे बॉडी के अंदर क्या है, वाइब्रेशंस हो रही हैं। और वाइब्रेशंस कहाँ पर हो रही हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो अगर हम ऐसा हाथ टच करेंगे यहाँ पे, तो एक पार्ट होता है कौन सा, लैरिंग्स, वो क्या है, वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ या आपको बताना चाहूँ, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेशन, ठीक है। किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है साउंड, वाइब्रेशन। अब जब ये वाइब्रेशंस होती है तो ये हमें क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशंस के थ्रू, विच हेल्प अस, विच हेल्प अस टू जो किसमें हेल्प करती है, हमें सुनने में, ठीक है। साउंड किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशंस के थ्रू। जब वाइब्रेशंस होती है किसी भी मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अभी बताऊंगी मैक्सिमम किसमें होता है, मिनिमम किसमें होता है और ऐसा क्यों होता है। तो जब भी वाइब्रेशंस होंगी, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में वाइब्रेशन होगी, तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। और जब वो वाइब्रेशंस बाहर निकलती हैं, जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारे कानों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें क्या है, साउंड हमें समझ आता है, हमें सुनाई देता है कि हाँ ये साउंड प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे कोई आवाज हुई है। क्लियर सभी को, ये इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं अरेंजमेंट करना चाहूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो मैक्सिमम साउंड किस में प्रोड्यूस होगा, जो मैक्सिमम साउंड है वो किस में प्रोड्यूस होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, बताइए जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए इसका, और क्यों, रीजन के साथ बताना है। सबसे ज्यादा जो साउंड प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम किस में होगा, सॉलिड में, किस में होगा, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, और लास्ट में किस में होगा, गैस, यानी गैस में सबसे कम होगा। अब मैं ये क्या है, ये साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मीडियम, जो अलग अलग मीडियम है वो किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में होता है। सॉलिड में क्यों होता है सबसे ज्यादा, जरा सोचिए। आपको मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा दिए हैं, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया दे दिया कि किस तरीके से सॉलिड में, सॉलिड, लिक्विड और गैस डिफरेंशिएट होते हैं। बाकी और जो उसमें से कुछ बचेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगी। अब जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा जो साउंड प्रोड्यूस होगा, सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी वो किस में होगी, सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी साउंड की, सबसे ज्यादा जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो किस में होगा, सॉलिड में। किस में होगा, मैक्सिमम होगा सॉलिड में, उसके बाद होगा लिक्विड में, उसके बाद होगा गैस में। मैंने आपसे रीजन पूछा था, इसका रीजन बताइए। सॉलिड में क्यों होता है, देखिए सॉलिड क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये कैसे अरेंजमेंट इनकी कैसी है, अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट देखना चाहें, इसके मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड के, वो किस तरीके से अरेंज है, क्लोजली पैक्ड है, बहुत ज्यादा टाइट कॉम्पैक्ट है, एकदम एक दूसरे को पास पास पकड़े हुए हैं बिल्कुल, और इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड के वो एकदम पास पास है, क्लोजली अटैच्ड है, क्लोजली पैक्ड है ना। क्लियर। अब ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से कुछ इसके ऊपर हिट करते हैं, ठीक है, अब हमने इसके ऊपर हिट किया तो यहाँ पर वाइब्रेशंस होंगी, यहाँ वाइब्रेशंस होगी तो ये आगे जाएंगी, फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगी, फिर उसके बाद फिर से ये आगे जाएंगी, फिर ये दूसरे को करेंगी, फिर ये नेक्स्ट, इसी तरीके से ये पूरे जो सॉलिड हमारे पास है उसमें क्या होंगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, और जब साउंड निकलेगा बाहर तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसलिए क्या है, सॉलिड में
जो स्पीड होती है साउंड की, जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, किसमें होता है? सॉलिड में। क्लियर हो गई ये बात? अब देखिए, अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? देखिए, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा स्पेस होता है उनके बीच में ना, थोड़ा सा स्पेस होता है बीच में। देखिए, ये स्पेस है, यहाँ पर ये स्पेस है इनके बीच में, ये जो ब्लैक ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये सब इनके बीच में स्पेस है, और इसके पार्टिकल्स को मैंने ब्लू से ड्रॉ कर दिया है। जब इनके बीच में स्पेस है, अगर यहाँ पर हम हिट करते हैं, लिक्विड में हिट करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, अब हमने हिट करा तो क्या हुआ? अब वाइब्रेशन यहाँ तक जाएगी, उसके बाद जब फर्स्ट मॉलिक्यूल से सेकंड मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन जो है ट्रांसफर होगी, तो उसको ट्रांसफर होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। उस टाइम पर जो साउंड है अपनी इंटेंसिटी को लूज कर देगा, यानी कम कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ डिस्टेंस है। उसके बाद फिर अगले में जाएगा, जब नेक्स्ट में जाएगा फिर से डिस्टेंस है, तो फिर से आगे ट्रांसफर होने में क्या करेगा? वो अपनी इंटेंसिटी को कम कर देगा। तो लिक्विड में क्या होगा? वो जब साउंड बाहर निकलेगा, लिक्विड में हम साउंड सुनेंगे, तो फिर कैसा होगा? वो कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर? अब लास्ट आते हैं गैस पे। गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? देखिए, ऐसे होता है इस तरीके से, दूर दूर, मतलब बहुत दूर, इससे ये जो आपका लिक्विड है इससे भी ज्यादा दूर, ठीक है। अब इतनी दूर दूर है, अब जब हम साउंड प्रोड्यूस कराना चाहेंगे, इसमें साउंड तो प्रोड्यूस होगा क्योंकि पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे को साउंड। तो यहाँ पर हम हिट करेंगे तो ये आगे जाके, अब पहले इससे हिट होगा, फिर उसके बाद ये ढूंढेगा कहाँ जाना है, फिर इधर उधर फैल जाएगा, है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद हमें साउंड सुनाई देगा, तो वो क्या होगा? बहुत कम आएगी, है ना। जो साउंड है, जो हमारी आवाज है, वो क्या होगा? जो साउंड प्रोडक्शन है वो क्या होगा? कम होगा। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया, आपको रीजन भी पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है, सॉलिड में क्यों होता है, लिक्विड में उससे कम क्यों होता है, और गैस में मिनिमम क्यों होता है, साउंड का प्रोडक्शन सबसे कम क्यों होता है। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये, क्या वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस होता है या हम सुनाई देता है? वैक्यूम लिखा है मैंने यहाँ पे ना, जल्दी से बताइए, वैक्यूम में साउंड हमें सुनाई देगा? सुनाई देगा वैक्यूम में? वैक्यूम का मतलब क्या? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मीनिंग क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है एयर भी नहीं है वहां पे, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं विदाउट एयर, ठीक है, अब्सेंस ऑफ एयर, सबसे अच्छा लिख लीजिए आप, अब्सेंस ऑफ एयर। एयर भी वहां पे क्या है? अब्सेंट है, अब्सेंस ऑफ एयर। अब वहां पे एयर भी नहीं है, ठीक है, कोई गैस भी नहीं है, तो वैक्यूम हो गया जहां पर अब्सेंस होगा एयर का। अब जहां पर एयर भी नहीं है, सबसे पहली जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको लिखवाई है कि साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? मीडियम की, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर वैक्यूम में क्या कोई मीडियम है? नहीं है। एयर भी अगर प्रेजेंट होती तब भी हमें क्या होता? साउंड प्रोड्यूस होता, साउंड सुनाई देता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? साउंड sound does not travel, sound does not travel through vacuum, through vacuum। क्लियर? आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा है जिसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा या फिर साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम, या फिर ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे माउंटेन्स, रीजन, हेल, ठीक है, मतलब माउंटेन्स वगैरह हो गई, या रिवर हो गई, या फिर आपके घर में एक रूम हो गया, है ना, जहाँ पे कोई भी नहीं है। इस तरीके के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है कि वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करता, जहां पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, वहां पर हम किसी की आवाज भी नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है और वहां पर एयर भी जो है हमारी वो अब्सेंट है। क्या ये सभी को क्लियर हो गया? क्या ये सभी को क्लियर हुआ कि किस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है, किसमें सबसे ज्यादा करता है, किसमें सबसे कम करता है? बताइए। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है
जिसको ट्रांसफर करने, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, उससे कोई मीडियम चाहिए होता है। मीडियम किसके लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, किसको, साउंड को। तो क्या है वो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर। जब साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, हम पूछेंगे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशंस के थ्रू। जब भी आवाज कोई कहीं से आएगी तो किसके थ्रू आएगी, वाइब्रेशंस के थ्रू आएगी। जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी क्या करते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड का प्रोड्यूस करते हैं। आप यहाँ पर लिख दीजिए, एक नोट बना के साइड में, एक नोट बना के लिख दीजिए, किसके बारे में लिख रहे हैं हम, ये ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक है, इंसानों के बारे में। यहाँ इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू होता है, कहाँ से होता है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसे, लेरिंग्स। और क्या बोलते हैं लेरिंग्स को, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ये आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्लियर, कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो साउंड का प्रोडक्शन कहाँ से करते हैं, लेरिंग्स से करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स से भी। तो आपको दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं, लेरिंग्स भी मिल सकता है और वॉइस बॉक्स भी मिल सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बायो का क्वेश्चन है या ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछा जाए कि साउंड कहाँ किससे प्रोड्यूस होगा, लेरिंग्स से या वॉइस बॉक्स से ऑप्शन में दिया हो, और साउंड का प्रोडक्शन पूछा हो, तो इसका मतलब वो फिजिक्स से आया है। और जब आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग, तब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसका मतलब वो आपसे बायो का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। और इसके बाद मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम बता दिए जहां पर साउंड ट्रेवल करता है। मैक्सिमम जो साउंड ट्रेवल करता है वो सॉलिड में करता है, उसके बाद लिक्विड में, देन गैस में। ये क्लियर हो गया सभी को। और एक जगह ऐसी है जहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करता, वो है वैक्यूम। क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पर एयर एब्सेंट होती है। सबको क्लियर हो गया ये, वहां पर एयर एब्सेंट होती है। क्लियर। आगे बढ़े अब जिस तरीके से हमने ये देखा कि साउंड जो है मैक्सिमम ट्रेवल किस में करेगा, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, किस मीडियम में होगी, सॉलिड में। तो अब हमें ये देखना है कि स्पीड एक्चुअल में उसकी होगी कितनी, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, जो भी इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है। अब हमें ये देखना है। तो आप इसको लिखते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। आपको जब लास्ट में एग्जाम आते हैं तो आपको फटाफट रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पढ़ाया जा रहा है जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एग्जाम में आता है और आगे भी इसी तरीके से आएगा। क्लियर। तो एक बार फटाफट से सब नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ताकि लास्ट टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर सकें जाते जाते। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से। ठीक है, अब हम स्पीड बता देते हैं एक बार। स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कैसी होती है, स्पीड किस किस में कितनी होती है, आयरन में कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका आता है वाटर, वाटर में कितनी होती है, उसके बाद आपका आता है एयर, एयर में कितनी होती है, थ्री थ्री टू मीटर पर सेकेंड। देखें आयरन में, आयरन क्या है हमारा, ये क्या है, सॉलिड, यहाँ दिख रहा है सभी को, ये है आपका सॉलिड, ये आपको एग्जाम्पल है लिक्विड का, और ये आपको एग्जाम्पल है गैस का। क्लियर। जो आयरन में स्पीड होती है साउंड की, वो होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो वाटर में स्पीड होती है वो होती है 1493 यानी 1493 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट आपका एयर में, गैस में यानी एयर में कितनी स्पीड होती है उसकी, 332 मीटर पर सेकेंड यानी 332 मीटर पर सेकेंड। सभी को क्लियर हो गया, इतना सभी को क्लियर है कि स्पीड किसमें कितनी होती है, मैक्सिमम होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, देन गैस में। आपसे जो आपको याद रखना है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए, रफली आइडिया होनी चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ पे आयरन या वाटर या एयर क्यों लिखा, सॉलिड लिक्विड गैस क्यों नहीं लिखा,
ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आयरन में अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, अलग ही स्पीड होती है। जो हमारे और मेटल्स हैं बाकी उनमें सब में अलग होती है, एल्यूमिनियम में अलग होगी, कॉपर में साउंड का जो स्पीड है वो अलग होगी। इसलिए हमने क्या करा है, सेपरेट करके लिखा है अलग अलग, ताकि हमें पता रहे कि हम पर्टिकुलर आयरन की बात कर रहे हैं, सारे सॉलिड की बात नहीं कर रहे। क्लियर हो गया सभी? जैसे कि वुडन, जैसे वुड है आपकी ना, वो भी एक सॉलिड है, लेकिन उसमें साउंड का प्रोडक्शन थोड़ा स्लो होता है, इतना तेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो क्या है आपका नॉन मेटल है ना, मतलब वो नॉन, हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल है। और ये जो है आपका मेटल है, मेटल में साउंड का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, नॉन मेटल में थोड़ा कम होता है, या फिर होता ही नहीं है, ये बोल सकते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया सभी को? यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़े नेक्स्ट। देखिए, अब आपको वेव्स के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? वेव्स के बारे में। कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। किस वेव की बात कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। ठीक है, जो कि होती है इस तरीके से, ये आपकी इस तरीके से होती है, ऐसे, ये और ये। अच्छा, जो ये ऊपर वाला पार्ट है आपका, इसे क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? क्रेस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? ट्रफ। जो नीचे वाले को बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रफ। नीचे वाला होता है आपका, ये वाली जो जा रही है आपकी वेव होती है ट्रफ, और ऊपर वाला होता है क्रस्ट। यानी जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो क्रस्ट, या क्रस्ट बोल दीजिए, क्रैश बोल दीजिए, क्रैश बोलते हैं, क्रस्ट या ट्रफ से मिलके बनी होती है, क्रस्ट या ट्रफ से मिलके बनी होती है। क्लियर? अब जरा हम एक दो तीन डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या होती है। सबसे पहले है आपका जो फर्स्ट है वो आपका क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय अ पार्टिकल, द मैक्सिमम, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि ये वर्ड आपके आगे यूज होंगे, इसलिए आपको पहले से बता दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय अ पार्टिकल ऑफ, बाय अ बाय अ पार्टिकल ऑफ बाय अ पार्टिकल ऑफ particle of a wave from its, a wave from its equilibrium, क्या? equilibrium is called amplitude, is called amplitude। उसे क्या कहते हैं हम? एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। क्लियर? उसके बाद आती है हमारी वेवलेंथ। क्या है सेकंड हमारी? वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? अभी मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से डिटेल में डिटेल में बताऊंगी। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ, टू क्रस्ट और टू ट्रफ, टू ट्रफ is called wavelength, is called wavelength। क्लियर? एंड लास्ट जो आपका आता है वो क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अ पार्टिकल, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अ पार्टिकल vibrates in a second, particle vibrates in a second, is called frequency, is called frequency। क्लियर?
फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में करते हैं? फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय इन, या फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। किस में करते हैं? हर्ट्ज। क्लियर? किस में करते हैं? हर्ट्ज में। अच्छा, वेवलेंथ को कैसे मेजर करते हैं? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, या इट इज represented by लैम्डा। क्या? लैम्डा। क्लियर? देखिए, अभी कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय ए पार्टिकल ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। यानी एक पार्टिकल जब हमारी वेव बन रही है तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम से जितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी, जितना वो ज्यादा क्या होता है? डिस्प्लेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं हम उसे? उसका एम्पलीट्यूड। जैसे यहां से ये स्टार्ट हुआ, उसने डिस्प्लेस किया यहाँ तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे हम इसे? एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया सभी को? इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जितना भी क्या है, एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होता है, यानी उस कंडीशन से जिसमें वो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जीरो है, अभी मतलब ऐसे मूवमेंट नहीं हुई उसमें, है ना, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। या फिर अगर मूवमेंट हुई है तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। कहने का मतलब यह है, जैसे एक क्रस्ट बन गया, एक ट्रफ बन गया, यहाँ तक हो गया, तो यहाँ से फिर से वो इक्विलिब्रियम में स्टार्ट होगा, क्योंकि ये क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिल गए, तो ये पूरा इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई उसे हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्लियर? मैक्सिमम डिस्प्लेस। उसके बाद आता है वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ। जैसे ये फर्स्ट क्रस्ट है आपका, ये आपका सेकंड क्रस्ट है, इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली, मैं इससे बना देती हूँ एक बार, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? वेवलेंथ। क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन दो क्रस्ट के या फिर दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। जैसे अगर मैं बनाना चाहूं तो इस तरीके से आपका एक और ट्रफ बन जाएगा, इस तरीके से। क्लियर? क्लियर? ये आपका एक ट्रफ ये हो गया, ये वाली डिस्टेंस हो गई यहाँ पे, और एक ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है हम उसे क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। इसको वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा। ऐसे बनाते हैं लैम्डा को, देखिए इस तरीके से, है ना। क्लियर? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसे? वेवलेंथ को, लैम्डा के थ्रू। ये नया वर्ड है थोड़ा सा आपके लिए, अब थोड़े से आपको नए नए वर्ड मिलेंगे, क्योंकि पुराना इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपको याद हो। अगर किसी ने अच्छे से पहले से फिजिक्स पढ़ रखी है, थोड़ी सी मतलब 10th क्लास तक भी पढ़ रखी है, तो आप उसे अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये वही है, इसमें कुछ अलग नहीं पूछा जाता। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से। अब आता है थर्ड पॉइंट हमारा, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अ पार्टिकल वाइब्रेट्स इन अ सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब मैंने बताया ना, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस के थ्रू। जितनी वाइब्रेशन होंगी किसमें? एक पार्टिकल जितनी बार वाइब्रेट होगा, कितने टाइम में? एक सेकंड में। एक सेकंड में एक पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट होता है, कितनी वाइब्रेशंस होती हैं उसमें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जानते हैं? फ्रीक्वेंसी। उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर की जाती है? इसकी यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? मैंने आपको तीन चीजें बता दी, आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे इस चीज के बारे में आपको डिस्कशन करना है, ये वाले वर्ड्स आएंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले है आपका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बता दिया मैंने, उसके बाद वेवलेंथ, एंड लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। कितना क्लियर हो गया है सभी को? क्लियर हो गया है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं एक बार कि इसमें रिलेशन होता क्या है। इन तीनों मतलब जो अगर हम रिलेशन की बात करें तो क्या होता है, मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पे एक बार, देखिए 1/लैम्डा। ये क्या लिखा है मैंने?
कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में आपको क्या बताया है, रिलेशन बताया। क्या बताया है, रिलेशन बताया। क्या बताया रिलेशन, कि जो आपका, ये आपको सिंबल ये वाला भी नहीं बताया मैंने आपको, मैं लिख देती हूँ। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। क्या बोलते हैं इसे, न्यू। इसको इस तरीके से बनाते हैं, वी जैसा नहीं बनाते, थोड़ा सा मोड़ देते हैं कर्व, ठीक है, ऐसे और ऐसे, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, न्यू। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को, सॉरी वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी को। न्यू रिप्रेजेंट करता है आपका, इसे बोलते हैं हम न्यू। इसे जैसे हम लैम्डा पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं न्यू। न्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। तो जो आपका न्यू है, जो आपका न्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं बताती हूँ, देखिए। ये आपका थोड़ा सा अजीब बनता है ना, इसलिए थोड़ा सा वो, चलिए छोड़िए उसको। देखिए, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। आपकी फ्रीक्वेंसी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। क्लियर हो गया सबको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्लियर हो गया। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू वेवलेंथ। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, वेवलेंथ के। कौन, फ्रीक्वेंसी। कौन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया। और एक और अगर मैं लिखना चाहूँ, एक और मैं इनके बीच में रिलेशन बताना चाहूँ, फ्रीक्वेंसी और, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/T भी होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टी के, ठीक है। टी मतलब टाइम, टी मतलब हो गया आपका टाइम, क्लियर। टी मतलब हो गया आपका टाइम पीरियड। टी यहाँ पर क्या है, मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ, टी है आपका टाइम पीरियड। ये भी क्या होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी जितना आपका टाइम बढ़ेगा उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ लिखा है ना 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हुई है, जैसे जैसे टाइम क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा। ये आपका एक रिलेशन है, आपको ये याद रखना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब जरा हम थोड़ा सा ना फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ, इन दोनों का रिलेशन किस तरीके से है, जो मैंने आपको लिखवाया है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक बार हम इनको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो मैं इधर थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर उसके बाद में इस पूरे को रख कर दूंगी। देखिए, ध्यान से देखना जो मैं डायग्राम बना रही हूँ। क्लियर, एक आपका ये डायग्राम है और एक डायग्राम आपका ये है। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, जो आपकी वेवलेंथ है, जो इसमें आपकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है इसलिए मैंने नहीं हटाया, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ, यानी 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, वेवलेंथ। मैं इसे लैम्डा दिखा देती हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा कि ये किसकी बात हो रही है, वेवलेंथ की। देखिए, अब वेवलेंथ कैसी है यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कैसी है, शॉर्ट, छोटी छोटी है ना। जो डिस्टेंस है इनके बीच की, या फिर मैं अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यानी मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ये वेवलेंथ है, कैसी है, शॉर्ट वेवलेंथ। कैसी वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ शॉर्ट है, वेवलेंथ छोटी है, वेवलेंथ कम है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी हमारी, हाई फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ लिख दूं, क्या है ये, अगर शॉर्ट वेवलेंथ है तो हाई फ्रीक्वेंसी है। क्यों है ऐसा, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गई ये बात? ये मैंने डायग्राम के थ्रू बता दिया आपको। अब यहाँ पर वेवलेंथ कैसी है हमारी, यहाँ पर वेवलेंथ कैसी है, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कैसी है, हाई। कैसी है? हाई वेवलेंथ। कैसे पता चल रहा है आपको? देखिए ना, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, जिसकी वजह से हमारी वेवलेंथ ऊपर वाले में क्या हो गई है, छोटी हो गई है, और नीचे वाले में कैसी हो गई है, बड़ी हो गई है, हाई हो गई है। तो अगर हाई वेवलेंथ है तो इसकी वजह से होगा क्या, लो फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी। अगर हाई वेवलेंथ है तो उसकी वजह से क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी। देखिए, ये तो मैंने आपको यहाँ पर रिलेशन बताई दिया फॉर्मूले के थ्रू। मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि यहाँ पर किस तरीके से शॉर्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो अगर शॉर्ट वेवलेंथ है तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो ये हाई वेवलेंथ है, जब हाई वेवलेंथ होगी यानी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, ज्यादा होगी वेवलेंथ, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, लो होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया सभी को? इतना क्लियर हो गया? एक बार नोट कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ नहीं हो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जितना भी है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे आपके। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके का होता है। अभी हम इसके रिलेशन के थ्रू, हम दोनों का जो रिलेशन है इसके थ्रू कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो को अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और अपने ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिए। जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। तो ये आपको क्लियर हो गया? जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके टॉपिक काफी सारे कवर हो चुके हैं। चलें आगे बढ़े। अब हमने क्या देखा था, हमने फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट थी वो देखी थी, क्या थी वो, हर्ट्ज। क्या थी, हर्ट्ज। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या थी वो, किस नाम से बोला था हमने, हर्ट्ज। क्लियर? देखिए अब जो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब साउंड हमें सुनाई देता है। कितना साउंड हमें सुनना चाहिए, कितना नहीं सुनना चाहिए, उसके बेसिस पे हमने दो कैटेगरी में डिवीजन किया है। किस लिए, साउंड को, कि हमारी हियरिंग पावर कैसी है, या हमारे लिए कितना कंफर्टेबल कौन सा साउंड होता है। तो दो कैटेगरी है, कौन सा, एक होता है हमारा ऑडिबल साउंड, और एक होता है हमारा, एक हो गया ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड वो हो गया जिसे हम अच्छे से सुन सकते हैं, जो हमें सुनना चाहिए। ठीक है, और नॉन ऑडिबल होता है जो हम सुन ही नहीं सकते, मतलब कितना भी बच जाए ये वाला साउंड, कौन सा, नॉन ऑडिबल वाला, ये हमें सुनाई नहीं देगा, हमारे कानों की इतनी पावर नहीं है जो हम इसे सुन सके। क्लियर? अब देखिए जो ऑडिबल साउंड होता है उसकी रेंज क्या होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, हर्ट्ज को क्या लिखते हैं, HZ, कैपिटल H स्मॉल z। क्लियर? जो ऑडिबल साउंड है उसकी रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। और जो नॉन ऑडिबल साउंड है वो उसकी रेंज क्या होती है, बिलो 20 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है, या फिर अबव 20,000 हर्ट्ज, अबव 20,000 हर्ट्ज। ये मैंने दो रेंज क्यों लिखी है यहाँ पे, बताइए जरा, दो रेंज क्यों लिखी? दो रेंज इसलिए लिखी है कि जो 20 हर्ट्ज होता है उससे कम का साउंड भी हम नहीं सुन सकते, और जो 20,000 हर्ट्ज होता है उससे ज्यादा का साउंड भी हम नहीं सुन सकते, हमारे कान वो नहीं सुन पाएंगे इस आवाज को। क्लियर? तो इसलिए मैंने आपको क्या लिखी है, दो रेंज लिखी है। कौन सी रेंज लिखी है, दो रेंज।
अच्छा, जो बिलो 20 हर्ट्ज होता है वो कौन सी होती है आपकी इंफ्रासोनिक साउंड, उसे क्या बोलते हैं? बिलो 20 हर्ट्ज वाला जो होता है वो कौन सा होता है? इसे मैं अच्छे से लिख देती हूँ क्योंकि इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इंफ्रासोनिक साउंड कौन सा साउंड होता है ये? बिलो 20 हर्ट्ज कौन सा होता है? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। और ये साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? और जो आपका अबव 20,000 हर्ट्ज क्या होता है, जो इससे ज्यादा होता है वो कौन सा होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन सा? अल्ट्रासोनिक साउंड। क्लियर? क्लियर। अभी इसके एग्जाम्पल बताएंगे, पहले ऑडिबल साउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपका ये ऑडिबल साउंड है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आपको इतना साउंड सुनाई देता है, आप सुन सकते हैं। जैसे सबसे कम जो आवाज सुन सकते हैं आप, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, जो पिन गिरती है उसकी भी आवाज सुन सकते हैं, घड़ी की टिक टिक होती है वो भी सुन सकते हैं, है ना। जो सबसे कम आवाज आप सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज की भी नहीं होती, उससे ज्यादा की होती है। और जो मैक्सिमम आवाज आप सुनते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा होता है ना, कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, नॉइज हो रही है, हमारे हमारे कानों को दिक्कत देती है, लेकिन वो वाला साउंड भी 20,000 हर्ट्ज नहीं होता, इससे कम रेंज का होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एक करके बता देती हूँ कि वो साउंड कौन सा होता है और कौन सा साउंड हम सुन पा रहे हैं, कौन सा नहीं सुन पा रहे, ठीक है। तो नोट करिए एक बार। सबसे पहले जो इंटेंसिटी होती है साउंड को मेजर करने की, इंटेंसिटी, जो साउंड को हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है आपकी? डेसिबल। क्या बोला मैंने आपसे? डेसिबल। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल डी कैपिटल बी, सॉरी, स्मॉल स्मॉल डी कैपिटल बी, ये आपकी इसकी यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, या फिर साउंड की आप यूनिट बोल सकते हैं। ये आपको याद रखनी है डेसिबल, क्योंकि डेसिबल आपके इस यहाँ से यूनिट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आप यहाँ भी देख लीजिए। और यूनिट और जो यूनिट वाला आपका चैप्टर है वो हो चुका है, उसको जाके एक बार वीडियो को चेक कर लीजिए, देख लीजिए। उसमें मैंने सारी जितनी अभी तक मैं आपको आगे जितनी क्लासेस लूंगी उसमें जितनी भी यूनिट बताऊंगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उस लेक्चर में। तो जाइए उस वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आप तैयार रहें आगे की वीडियोस को आंसर करने के लिए। क्लियर? तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसे किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। डेसिबल को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं? स्मॉल डी एंड कैपिटल बी, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। क्लियर? और अब देखते हैं कि हमारी जो रेंज है वो हम किस किस की सुन सकते हैं, कितनी कितनी होती है। जो 15 डेसिबल साउंड होता है आपका, क्या बोला मैंने आपसे? 15 डेसिबल साउंड होता है, वो होता है मिनिमम किसकी होती है? मिनिमम हियरिंग कैपेसिटी। मिनिमम, ये हमारी कैपेसिटी है, मिनिमम हियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो जो ये हम सुन सकते हैं, जो सबसे कम आवाज हम सुन सकते हैं वो कौन सी है? हमारी हार्ट बीट की। कौन सी साउंड है? हमारा हार्ट बीट का। कौन सी इंटेंसिटी है? 15 डेसिबल की। क्लियर? और इसके बाद और कौन सा सुन सकते हैं हम? 25 से लेके 40 डेसिबल तक भी सुन सकते हैं। ये वाला जो साउंड होता है वो कौन सा होता है? जो हम बात कर रहे हैं ना, जनरल टॉकिंग, जनरल टॉकिंग, एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो, या फिर कौन सा साउंड? टिक टिक ऑफ घड़ी, टिक टिक ऑफ घड़ी, टिक टिक ऑफ क्लॉक। किसके? क्लॉक की टिक टिक। क्लियर? अब नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट जो हम सुन पाते हैं वो कौन सा है? वो है 50 से लेके 80 तक। 50 से लेके 80 तक जो कौन सा होता है? शाउटिंग, जिसे क्या बोलते हैं? शाउटिंग। शोर होता है ना, वो शोर शराबा जो होता है उसे बोलते हैं शाउटिंग। 50 से लेके 80 डेसिबल तक, 80 डेसिबल, 80 डेसिबल। क्लियर? उसके बाद 80 से 130 तक जो होता है, 130 तक जो होता है वो कौन सा होता है? नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन होता है ना जो बहुत शोर शराबा होता है, उसे हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। क्लियर? जैसे कि क्रैकर्स का, ये कौन सा होता है? क्रैकर्स का साउंड हो गया, फैक्ट्रीज का हो गया। क्लियर? ये सारे साउंड जो होते हैं वो होते हैं कौन से? नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका 180।
180 डेसिबल मैक्सिमम हियरिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम हियरिंग कैपेसिटी, ये आपकी मैक्सिमम हियरिंग कैपेसिटी है 180 डेसिबल पे। जैसे कि फाइटर्स की, जेट फाइटर्स जो होते हैं ना, वो आप लिख लीजिए यहाँ पे, बस एक ही बहुत है, जेट फाइटर्स। इससे ज्यादा ऊपर का आप साउंड नहीं सुन सकते, क्योंकि ये आपको क्या देता है 20,000 हर्ट की। अब यहाँ पे ऑडिबल साउंड हो चुका है, इसकी इतनी हो चुकी है रेंज। अब देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ पर आप हमें ऑडिबल साउंड पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हर्ट्ज में बता रहे हैं, और यहाँ पे आपने डेसिबल में बताया। डेसिबल में क्यों बताया? क्योंकि जो इंटेंसिटी है इनकी, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे आसपास, उनकी जो इंटेंसिटी है हम उसको डेसिबल में ही मेजर करते हैं कि वो कितने कम है या कितनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो हर्ट्ज यूनिट होती है, जो हर्ट्ज यूनिट होती है वो फ्रीक्वेंसी की होती है। हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हर्ट्ज में मेजर करते हैं, और अगर हम इंटेंसिटी के मेजर पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करें तो हम किस में करते हैं? डेसिबल में। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिख के इसको नोट कर लीजिएगा। अभी बता देती हूँ कि ये क्या होता है। जो 15 डेसिबल साउंड होता है आपका, वो क्या होता है? मिनिमम हियरिंग कैपेसिटी होती है। सबसे कम जो आपकी कैपेसिटी होती है सुनने की, वो 15 डेसिबल होती है। जिसमें क्या है, सबसे कम हम क्या सुन सकते हैं? हमारी हार्ट बीट। हार्ट बीट बहुत इतनी स्पीड होती है उसकी, जो इंटेंसिटी होती है हार्ट बीट की 15 डेसिबल होती है। उसके बाद 25 से 40 डेसिबल तक क्या होता है? 25 से 40 डेसिबल तक जनरल टॉकिंग, जो हम बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या घड़ी की टिक टिक होती है, वो होती है हमारी 25 से 40 डेसिबल तक। क्लियर? जिसको हम क्या करते हैं? सुन सकते हैं। उसके बाद आता है 50 से 80, जब कोई चिल्लाता है ना, शोर मचाता है आवाज से बहुत तेजी से, उसे बोलते हैं शाउटिंग। तो 50 से 80 डेसिबल साउंड होता है, जिसे हम क्या करते हैं? सुन पाते हैं। उसके बाद वो हमारे लिए शोर की तरह हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन, क्रैकर्स का शोर जो होता है, फैक्ट्रीज में से जो मशीनों की आवाज आती है, वो हमारे लिए नॉइज पॉल्यूशन होता है। हमें वो अच्छा नहीं लगता सुनने में, और हमारे कानों में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कितने डेसिबल का होता है? 80 से 130 डेसिबल। उसके बाद जो 180 डेसिबल है, वो हमारी मैक्सिमम लिमिट है सुनने की। मैक्सिमम जो साउंड हम सुन सकते हैं वो 180 डेसिबल का सुन सकते हैं, जो किसका होता है? जेट फाइटर्स का होता है। क्लियर? किसका होता है वो साउंड? जेट फाइटर्स। ये इतना क्लियर हो गया आपको। और हमारी जो कैपेसिटी है सुनने की, फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। अब आते हैं नॉन ऑडिबल साउंड पे। नॉन ऑडिबल साउंड, नॉन ऑडिबल साउंड कैसा होता है? बिलो 20 हर्ट्ज और अबव 20 हर्ट्ज, जो कि हम नहीं सुन सकते, हमारे कान इसको नहीं सुन सकते। तो बिलो 20 हर्ट्ज जो होता है, वो कौन सा साउंड होता है? इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं आपकी, इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं बिलो 20 हर्ट्ज। इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं? कौन कौन इसको करता है प्रोड्यूस? कौन कौन करता है? व्हेल, एलिफेंट, स्नेक और आपका कैटल। कौन? कैटल। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। और जो अबव 20 हर्ट्ज होता है, अबव 20 हर्ट्ज होता है, वो कौन कौन सा होता है? बैट, बैट। उसके बाद डॉग, उसके बाद डॉल्फिन, उसके बाद आपका रैट, जो आपका होता है रैट। क्लियर? तो ये क्या होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इंफ्रासोनिक वेव के थ्रू, देखिए, जो बिलो 20 हर्ट्ज होता है, वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? इंफ्रासोनिक वेव के थ्रू। इसलिए हमने उसे बोल दिया इंफ्रासोनिक साउंड। जो कौन प्रोड्यूस करता है? वेल प्रोड्यूस करती है, एलिफेंट, स्नेक, कैटल। मतलब प्रोड्यूस नहीं करती है, सुन सकते हैं, ये सुन सकते हैं इसको, साउंड को, वेल, एलिफेंट, स्नेक और आपका कैटल। नेक्स्ट है आपका अबव 20 हर्ट्ज। जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, उस साउंड को बोलते हैं हम कौन सा? अल्ट्रासोनिक साउंड, क्योंकि किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू। तो वो क्या होता है? बैट, कौन कौन सकता है? बैट, डॉग, डॉल्फिन और रैट। आपने देखा है ना, डॉग कभी कभी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, उसको फील ऐसा बोलते हैं ना कि जो भूकंप होता है, वो डॉग को फील हो जाता है कि आने वाला है, भूकंप आने वाला है। वो जो वेव्स हैं उसको सुनाई दे जाती है भूकंप की। तो जो मतलब क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा डॉग है वो कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड भी सुन सकता है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी सुन सकता है। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? क्या ये सभी को क्लियर हो गया?
आगे बढ़े अब। जब हमने अल्ट्रासोनिक का नाम ले ही लिया तो एक बार हम अल्ट्रासोनिक वेव के यूजेस देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप याद रखिएगा, जो एसआई यूनिट वगैरह हैं वो तो आपको करा दी गई हैं पहले ही चैप्टर में, यूनिट वाले में, कि एसआई यूनिट किसकी कितनी होती है। आपको याद रखना है जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। क्लियर? क्लियर है सभी को ये? अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव के यूजेस क्या क्या है, देखिए यहाँ ये कहाँ यूज होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन में। यूजेस इन अल्ट्रासाउंड मशीन, ठीक है। आपने देखा है ना अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है जिससे अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें कौन सी वेव यूज होती है, अल्ट्रासोनिक वेव, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा। और उसके बाद टू ब्रेक स्मॉल किडनी स्टोन, टू ब्रेक स्मॉल किडनी स्टोन्स। जो किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं ना छोटे छोटे, जो छोटे छोटे से किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, वैसे तो किडनी के जो स्टोन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, पास आउट कर देते हैं बॉडी से यूरिन के थ्रू, पर उनको क्या करते हैं, कम करते हैं, उनको तोड़ते हैं और छोटे से छोटा बारीक से बारीक कर देते हैं जिससे कि वो इजीली यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए। तो किसकी मदद से करते हैं, किसकी मदद से तोड़ते हैं उनको, अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू। किसके थ्रू, अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू। और टू डिटेक्ट क्रैक्स इन बिल्डिंग मशीन, टू डिटेक्ट क्रैक्स इन बिल्डिंग मशीन, इन बिल्डिंग मशीन। क्लियर? वो क्या करते हैं, जो क्रैक्स होते हैं ना, जो मशीन्स वगैरह में क्रैक्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। किसका, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। क्लियर? क्योंकि उसे पूरा खोल के तो देखेंगे नहीं, क्रैक्स हुआ है तो चेक करेंगे पहले, उसके बाद ही उसे क्या करेंगे, खोलेंगे। तो किस लिए कौन सी वेव यूज होती है, अल्ट्रासोनिक वेव। और टू क्लीन अनरीचेबल गैस पाइपलाइन, टू क्लीन अनरीचेबल गैस पाइपलाइन। गैस की जो पाइपलाइन होती है उसको क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए। क्या करने के लिए, क्लीन। जो गैस की पाइपलाइन होती है आपको पता है ना, वो जमीन के नीचे उसकी फिटिंग होती है अच्छे से। अब गैस उसमें से जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो गंदी हो जाएगी। जब वो गंदी हो जाएगी तो गैस उसमें प्रेशर के साथ पूरी नहीं जा पाएगी, प्रेशर के साथ नहीं जाएगी या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर से जाएगी तो वो गैस पाइपलाइन के फटने के चांसेस होते हैं। इसलिए उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना होगा। तो क्लीन कैसे करेंगे, आप पूरा निकालेंगे फिर उसे क्लीन करेंगे फिर से लगाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें कॉस्ट जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। किसे, गैस की पाइपलाइन को क्लीन करते हैं। किसके थ्रू, अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू। किसके थ्रू, अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू। उसके बाद किसमें यूज होता है, और किसमें यूज होता है, यूज्ड इन सोनार। कहां पर यूज होता है, सोनार। और आपका सोनार किस लिए यूज होता है, लिख लीजिए एक बार। सोनार कहाँ यूज होता है, सोनार को यूज कहाँ करते हैं, यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, सी की गहराई को, सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, सोनार। सोनार मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सोनार की, बताइए। फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन
साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर? अब आप कमेंट करेंगे मुझे इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये भी बताएंगे कि मैंने ठीक बताई है गलत बताई है, क्योंकि मैं ये आपको कई बार करा चुकी हूँ। सोनार, रेडार, इनकी फुल फॉर्म की यूनिट और मेजरमेंट में हो चुका है, और बीच में भी आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो इसको लिख लीजिएगा फटाफट से। और जो नेक्स्ट है और लास्ट यूज है आपका, वो है आपका क्या? टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल, हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम मिल्क। क्या? हार्मफुल बैक्टीरिया कहाँ से? मिल्क से खत्म करने के लिए। ठीक है, देखिए अब आपको जरा सम अप कर देते हैं, इसे फाइनल कर देते हैं, देखिए क्या होता है। यूज हम क्या लिख रहे हैं? यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है इनका? अल्ट्रासाउंड की मशीन में यूज होता है, अल्ट्रासाउंड जो होता है हॉस्पिटल्स में, उसमें किसका यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। ब्रेक स्मॉल किडनी स्टोन, जो इस किडनी में स्टोन हो जाता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने के लिए किसका यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। टू डिटेक्ट क्रैक्स इन बिल्डिंग मशीन, जो बिल्डिंग मशीन, जो मशीन बनाती है बिल्डिंग बड़ी बड़ी, उनके बीच में अगर कोई पार्ट में क्रैक हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का। और साथ साथ किसका यूज होता है? क्लीन, क्लीन जो गैस की पाइपलाइन होती है जो जमीन के नीचे बिछाई जाती है, उसको क्लीन करने के लिए किसका यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का। नेक्स्ट है आपका कहाँ यूज होता है? सोनार में। कहाँ पे? सोनार में होता है। और जो सोनार किस लिए यूज किया जाता है? डेप्थ ऑफ सी, यानी जो गहराई है किसकी? समुद्र की, उसको मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? सोनार का। और नेक्स्ट है इसका और लास्ट है टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल केमिकल्स या बैक्टीरिया इन मिल्क। टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल केमिकल या बैक्टीरिया इन मिल्क, फ्रॉम मिल्क, या फ्रॉम मिल्क लिख दीजिए, मिल्क से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपका आज साउंड का चैप्टर था। साउंड का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। जितना भी मैंने आपको बताया है, जितना भी सब कुछ समझाया, उसके नोट्स बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए, और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से खुद को प्रिपेयर कीजिए। क्लियर? तो आज हम आज की क्लास में यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।